हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू द स्वसनी ग्रुप। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप्स के आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। ये हमारी क्विक रिवीजन क्लास चल रही है बीएससी मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माय नेम इज शिवम तोमर। माय क्वालिफिकेशन इज एमएससी मैथमेटिक्स एंड आई एम द डायरेक्टर एट द फिट माइंड इंस्टीट्यूट। तो आप लोग मुझे ट्विटर एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग हमारे फेसबुक पेज द फिट माइंड @स्वसनी ग्रुप को भी लाइक कर सकते हो, जिस पर आप लोगों को इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और आपके करियर से रिलेटेड स्टडी मटेरियल मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि इस चैनल की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा कंजुगेट एलिमेंट्स। कंजुगेट एलिमेंट्स कंजुगेट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं किसी ग्रुप के, सबसे पहले हम ये समझेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट होगा हमारा नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट और इससे रिलेटेड थ्योरम देखेंगे हम लोग। एंड थ्योरम THEOREM। उसके बाद थर्ड पॉइंट होगा हमारा सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। और फोर्थ पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। सेंटर ऑफ ए ग्रुप और इससे रिलेटेड थ्योरम एंड थ्योरम। और फिफ्थ पॉइंट जो कि आज का लास्ट पॉइंट होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे। इनसे रिलेटेड थ्योरम भी होती है लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, ये पांचों पॉइंट हमको पढ़ने हैं। फिर से देख लो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा कंजुगेट एलिमेंट्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट और उससे रिलेटेड थ्योरम। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप और उससे रिलेटेड थ्योरम। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने कंजुगेट एलिमेंट से। देखो बच्चों, कंजुगेट एलिमेंट किसी ग्रुप के दो एलिमेंट्स में लेता हूँ, वे दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के कंजुगेट कहलाएंगे। कंजुगेट एलिमेंट्स, उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं पहले, उसके बाद समझाऊंगा। कंजुगेट एलिमेंट्स डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है इफ़ ए कोमा बी, ये दो एलिमेंट है किसके? किसी ग्रुप जी के। इफ़ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन बी is said to be a conjugate element, is said to be a conjugate element of A, a conjugate element of A if there exist an element X belongs to G। देखो, ये जो दोनों एलिमेंट है ये भी ग्रुप के ही एलिमेंट है, और इन दोनों एलिमेंट को एक दूसरे का कंजुगेट कहेंगे यदि बाकी सभी एलिमेंट के लिए, उस बाकी सभी एलिमेंट में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, उसका नाम दिया मैंने x। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होती हो, कौन से वाली? b इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। अगर b इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स के बराबर हो जाता है, तब हम ये कहते हैं कि b मेरा a का कंजुगेट है। ध्यान से समझ लेना, b कंजुगेट है a का, a नहीं है। अगर a कंजुगेट हो b का, तब उसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स बी एक्स। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कुछ ऐसे ही कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन थी उसमें भी थी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सब ग्रुप की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए सब सेट में। ठीक है, तब वो सेट मेरा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स बराबर होते हैं, b इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स। आप देख रहे होगे यहाँ पे ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के कंजुगेट है। यहाँ पे b कंजुगेट है a का, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझ आ गई होगी कि अगर मैं दोनों साइड में एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये ऐसे नहीं बन जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, तो अगर इस तरीके से हो, हाँ ठीक है बच्चों, अगर इस तरीके से कंडीशन लिखी हुई हो तब भी हम समझ जाना कि वो मेरा कंजुगेट एलिमेंट्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है, और इनके बीच जो रिलेशन है ये कंजुगेट एलिमेंट्स के बीच, तो उसे हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से कि ए कंजुगेट टू बी। अगर बी कंजुगेट है ए का तब बी कंजुगेट टू ए। ठीक है, और इसी रिलेशन को हम कहते हैं कंजुगेसी रिलेशन। क्या बोलते हैं? कंजुगेसी रिलेशन। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब कई बार इससे रिलेटेड एक थ्योरम पूछ ली जाती है, वो ये कहता है कि ये जो कंजुगेसी रिलेशन है इसे दिखाओ, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। इस थ्योरम को पूछ लिया जाता है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमें शो करना है कंजुगेसी रिलेशन को। तो इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए मैंने आपको बताया था 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले होती है हमारी रिफ्लेक्सिव, तो आप इसे रिफ्लेक्सिव दिखा सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। दूसरी कंडीशन होती है मेरी सिमेट्रिक, और तीसरी कंडीशन होती है मेरी ट्रांजिटिव। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती है तब हम कहते हैं कि वो रिलेशन कैसा है, मेरा इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ये थ्योरम आपको खुद पढ़नी है, आसान थ्योरम है, समझ में आ जाएगी, कई बार पूछ ली जाती है थ्योरम भी। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा कंजुगेट एलिमेंट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं नॉर्मलाइजर्स, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक था, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट, तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है मेरी। डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू जी, ग्रुप का कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, देन इस एलिमेंट का नॉर्मलाइजर, उसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस प्रकार से, एलिमेंट का नॉर्मलाइजर एन ए, राइट। देन द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज द सेट, ये क्या होता है, ये एक सेट होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी which commutes with A, which commutes with A, राइट। अच्छा, कम्यूट करने का मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने एक, ठीक है, वो बताई थी मैंने। क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? की ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए, यही तो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट का मुझे नॉर्मलाइजर बताना है तो वो नॉर्मलाइजर एक सेट होता है। किसका सेट होता है? उन सभी एलिमेंट्स का सेट होता है जो इस ए के साथ में कम्यूट करते हो। ठीक है, उन सभी एलिमेंट्स के सेट को हम नॉर्मलाइजर कहते हैं जो इस एलिमेंट्स के साथ में कम्यूट करते हो। तो सिंबलिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये मेरा नॉर्मलाइजर है एलिमेंट ए का। ठीक है, ये नॉर्मलाइजर क्या होगा? सेट होगा। सेट जो होता है उसे हम करली ब्रैकेट यानी मंझले कोष्ठ में लिखते हैं। क्या बताया मैंने? उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा। उन सभी एलिमेंट्स को नाम दे दिया मैंने एक्स। ठीक है, जी के एलिमेंट्स है वे सभी, तो उन सभी एलिमेंट का सेट जो ए के साथ में कम्यूट करते हो, इसका मतलब ए एक्स बराबर हो एक्स ए के। ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे अगर ये सभी एलिमेंट्स ए के साथ में कम्यूट करते हैं तो इन सभी एलिमेंट्स के सेट को हम नॉर्मलाइजर कहते हैं। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये इसकी नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है, पूछ ली जाती है कई बार, स्टेटमेंट आता है इसका एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ए एक्स इजक्वल टू एक्स ए। तो अब जब ये नॉर्मलाइजर है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या ये सब ग्रुप है, क्या ये नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो अब मेरी इससे रिलेटेड थ्योरम जो है वो ये है कि क्या नॉर्मलाइजर सब ग्रुप है। तो हम प्रूव करेंगे कि हाँ नॉर्मलाइजर सब ग्रुप है। तो हम थ्योरम का सबसे पहले मैं लिखता हूँ थ्योरम का स्टेटमेंट, उसके बाद हम इसे प्रूव करेंगे। क्या पूछ लिया जाता है थ्योरम के स्टेटमेंट में? कि द नॉर्मलाइजर एन ए ऑफ ए, एलिमेंट का ही तो होता है नॉर्मलाइजर, ऑफ ए बिलोंग्स टू जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये मुझे जो है इसको सब ग्रुप बताना है। अच्छा, जब
अगर आपने सब ग्रुप पढ़ा होगा, ध्यान से उस वीडियो को समझा होगा, तो सब ग्रुप की कंडीशन क्या बताई थी मैंने आपको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए? याद है कुछ? मैंने ये कहा था कि अगर H मेरा कोई सब ग्रुप है, अगर मुझे ये बताना कि H मेरा कोई सब ग्रुप है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दो एलिमेंट लूँगा H के, एक A एक B, ये दो एलिमेंट मैं H के लूँगा, ठीक है। और फिर इनके साथ ये वाली कंडीशन फॉलो हो जानी चाहिए कि ए बी का इन्वर्स भी एच में बिलोंग करेगा, तब हम ये कहते थे कि हाँ एच मेरा सब ग्रुप है। बात आई ना समझ में? ये कंडीशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो बिल्कुल याद होगी आपको ये बात। सब ग्रुप दिखाने की कंडीशन ये थी कि दो एलिमेंट एच के हो और उन दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इस प्रकार से कि ए डॉट बी इनवर्स भी बिलोंग कर जाना चाहिए एच में, तो वो मेरा सब ग्रुप होता है। अच्छा, अब आप लोग यहीं पे मुझे ये समझाओ नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है? क्या बताई थी? कल ही बताई थी, वीडियो कल के ही लेक्चर में नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन बताई थी मैंने, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग करना चाहिए एच में, ठीक है। तो अगर ये वाली कंडीशन मेरी एच में बिलोंग हो जाए तब तो एच होता है मेरा नॉर्मल सब ग्रुप, और अगर ये वाली कंडीशन बिलोंग हो जाए तब होता है मेरा सब ग्रुप। और कल के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि अगर मुझे किसी सेट को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है तो सबसे पहले मैं उसे सब ग्रुप दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाऊंगा, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस थ्योरम में तो हमें इसको सिर्फ सब ग्रुप दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं दिखाना। तो सब ग्रुप दिखाना है तो इसका मतलब मुझे इस प्रकार की कुछ कंडीशन को फॉलो कराना है, मेरी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। बात आई ना समझ में कैसे प्रूफ करनी है? स्टेटमेंट समझ लिया। थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि नॉर्मलाइजर को मुझे सब ग्रुप बताना है, बस इतनी सी थ्योरम है। तो अब मैं इसे सब ग्रुप बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले प्रूफ, प्रूफ तो हमारे पास क्या है, पहले तो वो लिख लो, वी हैव, हमारे पास एक नॉर्मलाइजर का सेट है, ठीक है। नॉर्मलाइजर के सेट में किस प्रकार के एलिमेंट है? वे सभी एलिमेंट है जो ए के साथ में कम्यूट करते हो, अभी बताई थी डेफिनेशन, यही तो एलिमेंट है नॉर्मलाइजर में, ठीक है। अब इस नॉर्मलाइजर के मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, दो एलिमेंट लेता हूँ और फिर उन दो एलिमेंट की इस वाली कंडीशन को मैं फॉलो करके दिखा दूंगा कि अगर ये मेरा एन में बिलोंग हो जाए तो एन मेरा सब ग्रुप होगा। आई ना बात समझ में इतनी सी? तो मैं दो एलिमेंट लेता हूँ, उनमें से एक एलिमेंट लेता हूँ मैं x1 और दूसरा एलिमेंट मैं लेता हूँ x2। तो लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू एन, ठीक है। इस नॉर्मलाइजर वाले सेट से मैंने ये दो एलिमेंट ले लिए, ठीक है। अब अगर ये दोनों एलिमेंट मेरे एन में बिलोंग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर रहे हैं, और नॉर्मलाइजर क्या है? नॉर्मलाइजर तो वो है जो ए के साथ में कम्यूट करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स भी ए के साथ में कम्यूट करेंगे, राइट। तो दोनों एलिमेंट्स जब ए के साथ कम्यूट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ए एक्स वन बराबर ए एक्स वन बराबर एक्स वन ए एक्स वन बराबर एक्स वन ए के होगा, होगा या नहीं होगा? भाई नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन ये कहती है कि सभी एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करने चाहिए, ठीक है। और इन सभी एलिमेंट्स में से मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया मैंने x1, एक ले लिया मैंने x2, जो कि इस नॉर्मलाइजर के ये एलिमेंट है। अब अगर ये दोनों एलिमेंट नॉर्मलाइजर के हैं तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट ए के साथ में कम्यूट करेंगे। तो पहले x1 कम्यूट कर गया ए के साथ में, ए x1 बराबर x1 है, और दूसरा एलिमेंट x2 भी ए के साथ कम्यूट करेगा, तो इसका मतलब ए x2 बराबर x2a, ठीक है। देखो दोनों एलिमेंट कम्यूट कर गए। अब इतनी सी चीज़ हमारे पास है, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि x1 इंटू x2 का इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एन ए में, और ये बात हमें प्रूफ करनी है, ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। समझो अभी। तो x1 इंटू x2 का इन्वर्स अगर मुझे एन में दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि भाई ये वाला एलिमेंट भी a के साथ में कम्यूट करेगा। अगर ये वाला एलिमेंट भी a के साथ में कम्यूट कर जाता है, इसका मतलब a x1 x2 इन्वर्स अगर बराबर हो जाए x1 x2 इन्वर्स a के, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करेगा। और नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन यही तो कहती है कि जो एलिमेंट कम्यूट करेंगे वे नॉर्मलाइजर में आ जाएंगे।
तो ये चीज़ मुझे दिखानी है, मुझे ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ए एक्स वन एक्स टू इनवर्स बराबर होगा एक्स वन एक्स टू इनवर्स ए के। अगर ऐसा हो गया तो एक्स वन एक्स टू इनवर्स मेरा नॉर्मलाइजर में बिलोंग करेगा और नॉर्मलाइजर मेरा सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, कितनी आसान सी बात है, बस ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, तो चलो अब x1 x2 इनवर्स को एन में बिलोंग करके दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि x2 इनवर्स भी एन में है। भाई मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि a x1 बराबर x1 a के है, तो इसका मतलब x1 नॉर्मलाइजर में है, और दूसरी बात मुझे इतनी पता है कि x2 भी नॉर्मलाइजर में है। लेकिन क्या x2 इनवर्स नॉर्मलाइजर में है, मुझे ये भी तो दिखाना पड़ेगा, तभी तो मेरा x1 x2 इनवर्स नॉर्मलाइजर में आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं इसको लेकर के चलता हूँ, इसको। ठीक है, नाउ ए एक्स टू बराबर है एक्स टू ए के, ये तो दिया हुआ है मुझे। ठीक है, आप मुझे बताओ अगर मैं इसमें x2 इनवर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूँ तो सवाल पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखना ज़रा, x2 इनवर्स ए एक्स टू और x2 इनवर्स, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई की। ऐसे ही इधर करो, x2 इनवर्स x2a और x2 इनवर्स। ठीक है, x2a के दोनों साइड में मल्टीप्लाई की, इधर भी इधर भी। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा, इसको देखो अब, इसको, ये क्या बन गया, x2 इनवर्स, आइडेंटिटी बन गया ना, e बन गया। और इधर ये क्या बन गया, x2 इनवर्स x2, ये भी e बन गया। तो क्या बचा, सिर्फ सिर्फ x2 इनवर्स है, ये वाला पोर्शन बचा सिर्फ। ठीक है, और इधर क्या बचा, इधर सिर्फ ये बचा। आ रही है बात समझ में? तो क्या बचा, इधर तो बचा मेरा x2 इनवर्स है, और इस साइड में बराबर के इस साइड में क्या बचा मेरा, a x2 इनवर्स। यही तो बचा सिर्फ आइडेंटिटी बनने के बाद में। अब इसको ध्यान से देखो, ये भी एलिमेंट a के साथ में कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। अगर ये एलिमेंट भी a के साथ में कम्यूट कर रहा है तो इसका मतलब ये भी नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर हो गया, यानी x2 इनवर्स भी बिलोंग है मेरा Na में। ठीक है, अब मुझे कुछ शांति होगी, मेरे लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि भाई x2 तो ऑलरेडी Na में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और x2 इनवर्स भी मैंने बता दिया Na में बिलोंग कर रहा है। अब मुझे ये बताना है कि x1 x2 इनवर्स भी मेरा Na में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव, आगे बढ़ेंगे। अब वी हैव, अगर x1 x2 इनवर्स मेरा Na में बिलोंग कर रहा है तो मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि x1 x2 इनवर्स भी मेरा a के साथ में कम्यूट कर रहा है। राइट, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। अगर अब भी बात समझ में नहीं आई होगी तो फिर समझ जाना कि आप लोग ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, तो देखो a के साथ में कम्यूट करके दिखाना है मुझे, तो a किसको दिखाना है, x1 x2 इनवर्स को, इसको कम्यूट करके दिखाना है मुझे a के साथ में। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ब्रैकेट चेंज कर करके a x1 x2 इनवर्स, कोई दिक्कत है? भाई इस वाली चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया, ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। कैसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट चेंज हो जाते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा करके मैंने ब्रैकेट चेंज कर दिए। ठीक है, अभी मुझे बताओ ये a x1 किसके बराबर था, सोचो, दिमाग लगाओ, a x1 किसके बराबर था, x1 a के। भाई a x1 तो x1 a के बराबर है, क्योंकि कम्यूट कर रहा है x1 a के साथ में, और x2 इनवर्स। ठीक है, अभी फिर से मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई और ब्रैकेट चेंज कर दिया, तो इस बार ब्रैकेट मैंने लिख दिया x1 a x2 इनवर्स। बताओ कोई दिक्कत है, ब्रैकेट चेंज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे बताओ a x2 इनवर्स किसके बराबर होगा, a x2 इनवर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, बराबर x1 है इधर, और ये a x2 इनवर्स किसके बराबर है, x2 इनवर्स a के। अभी तो प्रूफ करी है बात, ये देखो ये रहा, x2 इनवर्स a बराबर है a x2 इनवर्स के, तो a x2 इनवर्स किसके बराबर है, x2 इनवर्स a के। ठीक है, और ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे a लेफ़्ट साइड में है, यहाँ पे a राइट साइड में है, तो देखने पे पता चल गया होगा कि ये भी कम्यूट कर रहे हैं। a x1 x2 इनवर्स किसके बराबर आ गया, x1 x2 इनवर्स a के,
तो इसका मतलब क्या है कि x1 x2 इनवर्स भी a के साथ में कम्यूट कर रहे हैं। तो इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x1 x2 इनवर्स मेरा नॉर्मलाइजर में बिलोंग हो गया, ठीक है। और जब ये नॉर्मलाइजर में बिलोंग हो गया तो सब ग्रुप की डेफिनेशन के अनुसार, सब ग्रुप की कंडीशन के अनुसार नॉर्मलाइजर मेरा क्या है, सब ग्रुप है। एन क्या है, मेरा सब ग्रुप है। कितनी आसान सी थ्योरम है। अगर ये थ्योरम एग्जाम में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, अगर इतनी आसान सी थ्योरम भी नहीं होगी तो बच्चों आप लोग पढ़ाई कर नहीं रहे हो फिर, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी नॉर्मलाइजर से रिलेटेड हमारी थ्योरम थी। अब हम चलते हैं सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट की तरफ, ठीक है। अगर ये थ्योरम समझ में नहीं आई, एक बार फिर से देख लो, बहुत ही आसान है, एक बार खुद बुक से पढ़ लो, समझ में आ जाएगी, ठीक है। सारी कंडीशन, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको पिछले चैप्टर की सारी कंडीशन आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, तभी चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो अब देखते हैं हम सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, SCE, ठीक है, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या है, सिर्फ यही है कि देखो पिछली कंजुगेट एलिमेंट में मैंने क्या बताया था कि दो एलिमेंट एक दूसरे कंजुगेट होते हैं अगर इस वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट ये होता है कि बस वो अपने आप पर ही होता है, सेल्फ माने होता है अपने आप पर, मतलब वहाँ बी वी का कोई रोल नहीं होता, इसका कोई रोल नहीं है। तो उसकी डेफिनेशन सिंपली ये हो जाएगी, A इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है, तभी तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इज ए सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट इफ A इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है। या जनरली भाषा में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, अभी बताया था मैंने कैसे, एक्स इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, एक्स इज ए इज इक्वल टू ए एक्स आ जाएगा। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट आया आपको समझ में। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट यही होता है कि अगर एलिमेंट अपने ही आपके कंजुगेट है तो वो मेरा सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट कहलाता है, और यहीं से बनता है मेरा सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो अब हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ ए ग्रुप, तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप की डेफिनेशन क्या है कि द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट is called the center of a group, is called the center of a group। तो डेफिनेशन आई समझ में, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। अगर ग्रुप के सेंटर की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये कहोगे कि उन सभी एलिमेंट का सेट जो कि सेल्फ कंजुगेट होते हैं उन्हीं को हम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ए ग्रुप। तो सिंबलिकली कैसे लिखेंगे, मैं इसको सेंटर ऑफ ग्रुप को नाम देता हूँ जेड, कैपिटल जेड, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि उन सभी एलिमेंट्स का सेट, सेट जब हम लिखते हैं समुच्चय को हम किस में लिखते हैं, मंझले कोष्ठ कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो उन सभी एलिमेंट का सेट जो कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हो, यानी जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड हो, ठीक है, जहाँ एक्स भी मेरा जी का ही एलिमेंट है। तो यही तो होता है सेल्फ कंजुगेट। और इन सभी एलिमेंट का जो सेट है उसको हम सेंटर बोलेंगे, सिंपल। तो ये हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ए ग्रुप की। इसकी अब थ्योरम ये है कि जो देखो नॉर्मलाइजर तो होता है ग्रुप का सब ग्रुप, नॉर्मलाइजर ग्रुप का सब ग्रुप होता है, लेकिन जो सेंटर होता है वो ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है। तो अब हम थ्योरम में प्रूव करेंगे कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, थ्योरम है मेरी कि सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये बात मुझे प्रूफ करनी है। ये बात मैंने आपको समझाया था कि अगर मुझे किसी
नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है तो ये नॉर्मल सब ग्रुप का सिंबल होता है, ठीक है। जेड क्या है, मेरा सेंटर ऑफ ए ग्रुप है, जी क्या है, मेरा ग्रुप है, और मुझे इसको ग्रुप का नॉर्मल दिखाना है, ठीक है। इस बात को मुझे प्रूफ करना है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले ही कि अगर मुझे किसी का नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना होता है तो सबसे पहले मैं उसको सब ग्रुप दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं उसको सब ग्रुप दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसको उसका नॉर्मल सब ग्रुप दिखाऊंगा, ठीक है। ये दो काम मुझे अब इस थ्योरम में करने हैं। तो देखो प्रूफ करेंगे अब हम। प्रूफ। अच्छा, अगर मुझे सब ग्रुप दिखाना है तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि मुझे क्या क्या करना है। मुझे ये करना है कि मैं दो एलिमेंट लूँगा, इन दो एलिमेंट की इस वाली कंडीशन को अगर मैं जेड में बिलोंग करके दिखा दूंगा तो उस बात से मेरा प्रूफ हो जाएगा कि जेड मेरा सब ग्रुप है, राइट। ये अभी बात मैंने आपको बताई थी कि सब ग्रुप को प्रूफ दिखाने की कंडीशन क्या होती है और नॉर्मल सब ग्रुप को दिखाने की कंडीशन क्या होती है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि मैं एक काम करूँगा, मैं जेड नॉर्मल सब ग्रुप के लिए क्या बताया था, एक्स एच एक्स इनवर्स था ना। तो मैं ये कहता हूँ कि जेड में से स्मॉल जेड को मैं कुछ ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। स्मॉल जेड एलिमेंट लिया और एक्स जेड एक्स इनवर्स अगर मेरा जेड में बिलोंग हो गया तो इस वाली कंडीशन से मैं ये बताऊंगा कि जेड मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर मुझे सब ग्रुप दिखाना है तो मुझे इस वाली कंडीशन को दिखाना है और अगर मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो मुझे इस वाली कंडीशन को दिखाना है, ठीक है। लेकिन इस थ्योरम में मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है और नॉर्मल सब ग्रुप के लिए मुझे सब ग्रुप भी दिखाना पड़ेगा। तो मुझे ये दोनों कंडीशन इस वाली थ्योरम में प्रूफ करनी है, ठीक है। अगर मैंने ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर दी तो मेरी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो चलो अब हम प्रूफ करते हैं। अब देखो, अगर हम प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि x1 भी मेरा जेड में है और x2 का इन्वर्स भी मेरा जेड में है, तभी तो ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। चलो, तो प्रूफ। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो मेरे पास है। मेरे पास क्या है, हमारे पास वी है, हमारे पास क्या है, हमारे पास सेंटर की डेफिनेशन है और सेंटर की डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास एक सेट है, z इज इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड। ये मेरे पास एक सेट है, ठीक है। अब मैं अगर इसको पहले हम क्या प्रूव करेंगे, फर्स्ट वी सेल प्रूफ। पहले हम क्या प्रूव करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि जेड इज ए सब ग्रुप। वी सेल प्रूव दैट जेड इज ए सब ग्रुप। अब अगर जेड को मुझे सब ग्रुप प्रूफ कराना है तो मुझे x1 इंटू x2 इनवर्स को जेड में बिलोंग करके दिखाना है, ठीक है। ठीक है, तो चलो दो एलिमेंट लेते हैं। लेट, यहाँ पे पिछली थ्योरम में मैंने x1 x2 ले लिए थे, यहाँ पे मैं x1 x2 नहीं ले रहा, यहाँ पे मैं z1 z2 ले रहा हूँ, ठीक है। लेट स्मॉल z1 इंटू स्मॉल z2 बिलोंग्स टू z। ये दो एलिमेंट मैंने ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने z1 इंटू z2 दो एलिमेंट लिए हैं, पिछले वाली थ्योरम में मैंने x1 x2 लिए थे, ठीक है। चलो देन, अब अगर ये z1 इंटू Z2 कैपिटल Z में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि z1 इंटू Z2 इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी वो भी सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट होंगे। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देन z1x बराबर होगा x z1 के एंड Z2 भी उसमें बिलोंग हो रहा है तो इसका मतलब Z2x बराबर होगा x Z2 के। यहाँ तक बताओ बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ दो एलिमेंट लिए हैं और वे दोनों एलिमेंट अगर सेंटर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटर की इस वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो उनके साथ मैंने ये वाली कंडीशन लगा दी दोनों एलिमेंट्स के साथ में, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक आगे बात समझ में, तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। ये ध्यान रखना कि z1x बराबर है x z1 के और z2x बराबर है x z2 के, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, वी हैव z2x बराबर x z2। सब ग्रुप दिखाने के लिए जैसे हमने पिछली थ्योरम की थी बिल्कुल ऐसे ही करते जाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे सब ग्रुप दिखाना है तो मुझे एक्चुअली ये बिलोंग कराना पड़ेगा कि z1 इंटू Z2 का इन्वर्स बिलोंग करता है मेरा z में। Z2 का इन्वर्स, खिंच जा भाई खिंच जा, इन्वर्स,
ठीक है, ये चीज़ मुझे प्रूफ करानी पड़ेगी सब ग्रुप दिखाने के लिए। तो Z1 तो है ही, Z2 भी है, पहले मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि क्या Z2 इन्वर्स Z में है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये वाली कंडीशन ली और इसमें दोनों साइड में, जैसे उसमें x2 इन्वर्स से मल्टीप्लाई की थी, इसमें भी मैं Z2 इन्वर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब अगर मैं Z2 इन्वर्स से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बच जाएगा लास्ट में, लास्ट में बच जाएगा मेरे पास में एक्स Z2 इन्वर्स बराबर बच जाएगा Z2 इन्वर्स x के। ठीक है बच्चों, ये बात बच जाएगी। अब जब ये बात बच जाएगी तो आप मुझे बताओ इसको देख करके, एक्स Z2 इन्वर्स बराबर है Z2 इन्वर्स x के, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Z2 इन्वर्स भी मेरा Z में बिलोंग है। ठीक है, Z में वही एलिमेंट बिलोंग है जो x के साथ में इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हो। एक साइड, एक टाइप से ये भी कम्यूटेटिव ही है, कम्यूट कर रहे हैं, है ना। तो अगर ये Z2 इन्वर्स x के साथ में कम्यूट कर रहा है तो इसका मतलब Z2 इन्वर्स Z में बिलोंग है, सिंपल सी बात है। अब मैं दिखाऊंगा कि Z1 Z2 इन्वर्स भी क्या Z में बिलोंग है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, Z1 Z2 इन्वर्स x, Z1 Z2 इन्वर्स x को अगर मैं x Z1 Z2 इन्वर्स के बराबर दिखा दूं तो आप मुझे बताओ ऐसा करने पे क्या Z1 Z2 इन्वर्स Z में बिलोंग नहीं हो जाएगा, Z1 Z2 इन्वर्स कैपिटल Z में बिलोंग नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो फिर कम्यूट कर रहे हैं ना। तो अब मुझे ये बात प्रूफ करनी है कि Z1 Z2 इन्वर्स x बराबर इस बात के प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, जैसे पहली थ्योरम में किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम इसमें। सबसे पहले ब्रैकेट चेंज कर दो, ब्रैकेट चेंज कर देंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, Z1 और Z2 इन्वर्स x, ये Z2 है ध्यान रखना। अच्छा, अभी Z2 इन्वर्स x किसके बराबर आया है, Z1 x Z2 इन्वर्स के, तो ये कर दिया मैंने x Z2 इन्वर्स। ठीक है, फिर से ब्रैकेट चेंज कर दो, इस बार ब्रैकेट इनके पास ले आओ Z1 x के, और Z1 x किसके बराबर है, x Z1 के, तो ये हो गया x Z1, और इधर ये किसके बराबर है, ये क्या है Z2 इन्वर्स। ठीक है, तो ये ब्रैकेट फिर चेंज कर दो, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बराबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x, ब्रैकेट चेंज करने पे ये क्या हो जाएगा, x Z1 Z2 इन्वर्स, राइट। तो अभी आप लोग देखो यहाँ पे Z1 Z2 इन्वर्स x किसके बराबर आ गया, x Z1 Z2 इन्वर्स के आ गया, यानी कि Z1 Z2 इन्वर्स भी x के साथ में कम्यूट कर रहा है। और अगर Z1 Z2 इन्वर्स x के साथ में कम्यूट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि Z1 Z2 इन्वर्स मेरा Z में बिलोंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि Z1 Z2 इन्वर्स मेरा Z में बिलोंग हो गया। और जब ऐसी कंडीशन प्रूफ हो जाए तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि Z इज सब ग्रुप। अभी सिर्फ ये सब ग्रुप प्रूफ हुआ है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ नहीं हुआ। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसे को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि एक्स जेड एक्स इनवर्स, कि एक्स जेड एक्स इनवर्स अब मेरा जेड में बिलोंग हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप भी हो जाएगा वो। तो चलो क्या देखो कैसे करेंगे अब। लेट x बिलोंग्स टू g एंड स्मॉल z बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ठीक है, ये दो एलिमेंट मैंने लिए। देन x स्मॉल z x इनवर्स को मुझे z में बिलोंग कराना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स जेड एक्स इनवर्स, ब्रैकेट लगा दिया बस मैंने। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ एक्स जेड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जेड एक्स एक्स इनवर्स, राइट। अभी ध्यान से देखो इन दोनों को, ये क्या बन गए, ई बन गया। ई बन गया तो क्या बचा, सिर्फ सिर्फ जेड बचा। ठीक है, और सिर्फ जेड किसका एलिमेंट था, ये तो कैपिटल जेड का एलिमेंट था। ठीक है, तो जेड जो है कैपिटल जेड में बिलोंग हो गया। ये स्मॉल जेड किसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आई ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि स्मॉल एक्स स्मॉल जेड स्मॉल एक्स इनवर्स मेरा जेड में बिलोंग हो गया।
कितनी आसान सी बात है, ठीक है। और जब ये इस जेड में बिलोंग हो गया तो मैं क्या कहूँगा कि जेड इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो इस प्रकार से हम सेंटर को नॉर्मल सब ग्रुप दिखा सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है और वो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एंड इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो देखो, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ईडीपी। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को समझने से पहले आपने एक चीज़ समझो, आप लोग, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी सेट वाले के चैप्टर में कि अगर एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है, मान के चलो ए और बी, ठीक है, ये दो एलिमेंट लेता हूँ मैं बस, और एक दूसरा सेट है कैपिटल बी, उसमें एलिमेंट है एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ ए क्रॉस बी, तो उसमें किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये भी बता चुका हूँ मैं आपको। ऑर्डर्ड पेयर होंगे कैसे कि पहले एलिमेंट पहले वाले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का, ठीक है। फिर ए वाई, फिर आएगा मेरा बी एक्स, और फिर आएगा मेरा बी वाई। तो इसमें इसी प्रकार के एलिमेंट हो गए ना ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो ये तो मैं सेट की बात बता रहा था। अब अगर मैं इन्हीं को ये बोल दूं कि ये ग्रुप है, ए मेरा एक ग्रुप है, बी मेरा एक ग्रुप है, तो उसके अंदर भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की कि लेट G1 and G2 be any two groups, then the external direct product, external direct product EDP क्या होगा, G1 क्रॉस G2 बराबर किस प्रकार के एलिमेंट होंगे, उसमें उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर में पहले वाला एलिमेंट पहले वाले ग्रुप का और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले ग्रुप का। लिख दो ये बात, सच दैट G1 बिलोंग्स टू कैपिटल G1 एंड स्मॉल G2 बिलोंग्स टू कैपिटल G2। तो ये हमारी डेफिनेशन है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम देख लेते हैं इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसको ध्यान से समझ लेना, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है और बच्चों की समझ में भी नहीं आती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आईडीपी, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल में तो दो अलग अलग ग्रुप थे, एक G1 था एक G2 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई थी, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट हो गया। लेकिन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में दो अलग अलग ग्रुप नहीं होते, एक ही ग्रुप रहता है G, उसके दो सब ग्रुप होते हैं, एक है ले लिया मैंने H, एक दूसरा सब ग्रुप ले लिया मैंने K। तो वो जो मल्टीप्लाई होती है वो इन दोनों सब ग्रुप्स की होती है, ठीक है। ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, ग्रुप एक ही रहता है, उसके दो सब ग्रुप होते हैं, एक होता है H एक होता है K, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सपोज हम लिख लेंगे, सपोज H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G, ठीक है। H एंड K बी टू सब ग्रुप ऑफ G, देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, देन G इज एन इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K, ऑफ H एंड K इफ, अगर दो कंडीशन फॉलो हो जाए। पहली कौन सी, कि H के सभी एलिमेंट K के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हो। कहने का मतलब है H के एलिमेंट कैसे होंगे, स्मॉल h, K के एलिमेंट कैसे होंगे, स्मॉल k, वे आपस में कम्यूट करते हो, यानी कि H के बराबर आ जाए KH के। पहली कंडीशन तो है ये। और दूसरी कंडीशन ये है कि एवरी एलिमेंट ऑफ G इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ H बाई एन एलिमेंट ऑफ K। ये क्या कह रहा है दूसरी कंडीशन में, कि G का प्रत्येक एलिमेंट, G के एलिमेंट को बोल दिया मैंने X,
वो बराबर होगा मेरा H और K के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के, यानी x इज इक्वल टू एच के। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंडीशन मेरी फॉलो हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, g का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी डेफिनेशन है, इनको एक बार बुक में पढ़ लो, समझ में आ जाएगी बातें। आज आपको वीडियो में थोड़ा एनर्जी लेवल कम दिख रहा होगा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। इसे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए आपका कंसेप्ट सारे। ठीक है, चलो बाय बाय।